दिल्ली से सिर्फ 1.5 घंटे दूर मेवात में इतना फसाद हुआ कि 5 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई या फिर जला दी गई। हरियाणा की सरकार इसे प्री प्लान्ड हिंसा बता रही है। ऐसे में सवाल यह कि अगर हिंसा प्री प्लान्ड थी तो इसे रोकने का सरकार का प्लान कहां था? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश में इतना हिंदू मुसलमान हो क्यों रहा है? आज की कड़ी में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी आप हरियाणा हिंसा से जुड़ी वो कड़ियां देखिए जो अगले 40 मिनट तक आपके सामने होंगी। सबसे पहले बात जाहिर सी बात है नूह की होगी। शोभा यात्रा जिसके दौरान ये हिंसा हुई, शोभा यात्रा जिस पर पथराव शुरू हुआ। इसके बाद बात होगी नफरत की। किसने फैलाई है ये नफरत? पथराव क्यों किया गया? किसने किया पथराव? क्या ये सुनियोजित साजिश थी? आगजनी, हिंसा, दंगा, मौत। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 लागू है और कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिस पर चर्चा हम करेंगे वो ये कि राजनीति हो रही है इस पूरे मुद्दे पर। अब हमारे साथ लेकिन खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बिजरानिया जी होंगे जो एसपी हैं भिवानी के, उनसे बात करेंगे। उन्हीं को चार्ज दिया गया इस पूरे इलाके का। इसके अलावा हमारे साथ अनिल विज मौजूद होंगे, गृह मंत्री हैं हरियाणा के। उनसे सीधी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है और क्या उनके पास जानकारी है अब, क्योंकि एक बार फिर हिंसा हुई ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ लेकिन रमन मलिक नेता बीजेपी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सुजाता पॉल मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका सुजाता। हमारे साथ अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। पवन पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय गोरक्षा दल के। हमारे साथ रणबीर शर्मा मौजूद हैं, पूर्व आईजी हैं हरियाणा के, उनसे भी इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद फरहान प्रवक्ता हैं AIMIM के, और इन सब लोगों से बात करें, शुरुआत करें। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे चर्चा करें। उससे पहले आपको बता दें कि अभी क्या हालात हैं हरियाणा की हिंसा पर। मेहमानों से बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि नूह में दरअसल हुआ क्या। सोमवार की सुबह 10 बजे नूह की ब्रिज मंडल यात्रा में हजारों लोग शामिल थे। तभी दोपहर 12 बजे खेडला मोड़ के करीब यात्रा पर पथराव हो गया। शाम 4 बजे तक गाड़ियां, थाने, दुकानें और पेट्रोल पंप आग के हवाले कर दिए गए। इसके बाद शाम 5:30 बजे सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। शाम 6 बजे नूह में भड़की हिंसा सोहना, होडल, बल्लभगढ़ तक फैल गई, यानी ये अपने इलाके से बाहर निकलकर बाकी दूसरे इलाकों को भी प्रभावित करना शुरू कर चुकी थी नूह में। लेकिन दरअसल क्या हुआ है आपने ये देखा। आपको ये भी बता देते हैं कि हिंसा की आग भड़की क्यों। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो वजह सामने आ रही है वो आइए आपको बताते हैं। गुरुग्राम से नूह के बीच सोमवार को ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई। इस पूरे मामले में विवाद तब शुरू हुआ जब गोरक्षा दल के सदस्य मोनू मानेसर की एंट्री हुई। मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि वो इस यात्रा में शामिल होगा। मोनू मानेसर पर नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है और वो अभी फरार है। मोनू मानेसर के दावे के बाद नूह में दूसरे समुदाय के लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया और उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए ही चेतावनी भी दी कि मोनू मानेसर अगर मेवात के नूह में आया तो वापस नहीं जाने देंगे। इन सब के बीच मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर फिर दावा किया कि वादा किया है तो आना पड़ेगा, स्वागत नहीं करोगे। और इस पोस्ट के बाद नूह में मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अफवाह फैल गई कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर शामिल है। इस अफवाह के बाद दूसरे गुट के लोगों ने धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसी पत्थरबाजी ने बाद में दोनों गुटों में टकराव का रूप ले लिया और हालात इतने बिगड़ गए कि वो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो हालात आपके सामने हैं जो नूह और आसपास के इलाके में हुए। लेकिन नूह की हिंसा में अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कितना नुकसान हुआ है ये वो भी आपको बताते हैं। नूह की हिंसा में जान माल का कितना नुकसान हुआ है वो आपको बताने के लिए बताना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सबसे दर्दनाक है वो ये कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 लोग घायल हुए हैं और करीब 120 गाड़ियां या तो तोड़ दी गई हैं या फिर जला दी गई हैं। ये अभी की स्थिति है हिंसा पर काबू पाने के लिए। लेकिन पुलिस ने क्या किया है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक 44 FIR दर्ज कर ली गई हैं। देखिए 44 FIR दर्ज हुई हैं, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नूह में कर्फ्यू और धारा 144 भी लगा दी गई है। हालात और ना बिगड़े इसके लिए केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है।
20 कंपनियां और तैनात की गई हैं और ये जो स्थिति है वो एक्शन की है अब। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर इस तरह की जानकारी पहले से थी तो फिर पहले क्या एक्शन लिया गया था और क्या पहले प्रीएम्प्ट नहीं किया गया। हमारे साथ तमाम जो मेहमान मौजूद हैं उनका रुख करेंगे। हमारे साथ सुजाता पॉल मौजूद हैं और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है रणबीर शर्मा जी। रणबीर शर्मा जी, आपसे अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि हम जो इसमें राजनीति हो रही है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो अभी स्थिति है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि प्री प्लान्ड है या पहले से तैयारी की गई थी, जिस तरह से पथराव किया गया या जिस तरह की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दिया गया। अगर ये प्री प्लान्ड हिंसा थी तो फिर प्रशासन और पुलिस का प्लान क्या था? क्या वो प्लान आपको दिखाई देता है? मैम, आपकी बात से मैं जो आपने प्लान की बात कही है, सबसे पहली जो चूक है हमारी इंटेलिजेंस की है कि भी निकलती है और इस साल इस वीडियो जो जाहिर हुए हैं दोनों तरफ से, उस वीडियो के चलने से अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो गया दोनों तरफ से जी। और प्रशासन की जो मुस्तैदी थी और खासकर इंटेलिजेंस ब्रांच की जो मुस्तैदी थी उसमें बड़ी भारी कमजोरी रही कि उन्होंने इनको चारों तरफ से इस सिस्टम को क्यों नहीं पहचाना कि भी आगे क्या क्या होने वाली घटनाएं हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा फेलियर वहां पे जो हमारा डीसीएसपी का सिस्टम है, प्रशासनिक जो पुलिस है, उसके बड़ा भारी फेलियर रहा कि भी उन लोगों को जो पता था कि ऐसी वीडियो चल रही हैं, ऐसी अफवाहें चल रही हैं और दोनों तरफ के गुट एक दूसरे की तैयारी में लगे हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, तो प्रशासन की जो नाकाबंदी सिस्टम होना चाहिए था, हमारा 3 लेयर सिस्टम होना चाहिए था। इस तो आपको ये लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर पहले से प्रीएम्प्ट कर तैयारियां नहीं की गई, फेलियर है वहां पर। लेकिन हमारे साथ इस बीच पवन पंडित जुड़ गए हैं जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय गौरक्षा दल के। पवन पंडित जी, लेकिन ये जो सब हालात पैदा हुए हैं, ये जो यात्रा है ये बहुत सालों से निकाली जाती है, कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई। ये हिंसा क्यों हुई? ये नफरत कौन फैला रहा है कि इस हद तक नौबत आ जाए कि सालों से जो यात्रा चल रही थी कभी हिंसा नहीं हुई, उस यात्रा के दौरान इतनी हिंसा हो? हाँ, इसके पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मेवात सिर्फ एक नहीं है और मेवात आज नहीं बना है, और ये आपकी बात सही है कि यात्रा पहले से होती आ रही थी, लेकिन जो एक इंटरनल यात्रा हो रही है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, तुष्टीकरण से कट्टरता की यात्रा, इस यात्रा का ये परिणाम है एक तरीके से जो आज हमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो एक चीज समझने की जरूरत है कि जहां भी विशेष समुदाय इतनी बड़ी पॉपुलेशन में है, उसको भी वहां तकलीफ है कि दूसरा कोई अपनी कोई धार्मिक प्रैक्टिस भी ना कर सके। जो लोग देश में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, कानून से ऊपर खुद को मानते हैं, उनको हमारी पिछली सरकारों ने इस तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। उनको ये फीलिंग दी है कि ये लोग कुछ खास है, हम लोग कुछ खास हैं, और उसी का ये नतीजा है। मैं आपको पीछे थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये इस तरीके से एकदम से ये चीजें नहीं होती, ये एक ज्वालामुखी है जो नीचे पनप रहा है। लेकिन पवन पंडित जी, आप ये कह रहे हैं ज्वालामुखी पनप रहा है। मोनू मानेसर को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि मोनू मानेसर ने वीडियो जारी किए, वो तमाम वीडियो हमने भी देखे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या उकसाने की कोशिश थी? जाहिर सी बात है जो हुआ है उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सब दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो वीडियो जारी किए गए, क्या वो सही है समाज के लिए? देखिए, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी लेवल पे एक वॉलंटियर कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो सही है गलत है, और वो वायलेंस को कोई भी आदमी सभ्य समाज में मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहिए, और इसको कंडेम करना चाहिए और सरकारों को, कानून को, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो या उसने वीडियो फैला दिया उससे ये घटनाएं नहीं है। इसके पीछे हम यही गलती करते हैं कि अभी जो भी आपके पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसका फेलियर है, उसका फेलियर है। हम यहाँ चूक करते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, हामिद अंसारी कौन थे? इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठे हुए जो आदमी सैल्यूट को अवॉइड करता है, किस लिए? जो आदमी देश के फ्लैग को, देश के
बात सुनिए मेरी, कंप्लीट हो, मैं आपके पॉइंट पे ही आ रहा हूं। उसको अवॉइड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने रिलीजन को सुप्रीम मान रहा है। जहां भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई रिलीजन सुप्रीम होगा, वहां पे अगर उनके विशेषाधिकार, उनको लग रहा है कि हमारे पास ये अधिकार हैं कि हम देखो, हम तो हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो दूसरे लोग अपनी एक्टिविटीज को बंद कर दें। जैसे आपने यूपी में देखा होगा कि मंदिरों की घंटियां पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा दी जाती थी, हाथ में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी कि XYZ एक्टिविटी हो रही है, तब तक ये घंटियां ना बजें। तो ऐसी कौन सी आफत है? ये कौन सा धर्म है कि दूसरे धर्म को सहन नहीं कर सकता? लेकिन मेरा तो सवाल यही था ना पवन जी, मेरा सवाल यही था, लेकिन आपका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो रहा है, वापस आपके पास आएंगे। सवाल तो बड़ा यही है कि ये नफरत कौन फैला रहा है? सालों से समाज में अगर सब साथ रहते थे तो ये अब हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे लोग, या वहां जहां सालों से शोभा यात्रा निकल रही थी वहां इस तरह का पथराव होता है और इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां लोगों की मौत हो जाती है, 5 लोगों की जान चली जाती है। सुजाता, बड़ा सवाल ये कि ये जो नौबत है वो क्यों आई है कि ये स्थिति पैदा हो गई है समाज में? क्योंकि 2024 में चुनाव है और जहरीले लोगों के जहर की भरमार है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा देश इस वक्त सुलग रहा है। और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था ना कि केरोसिन छिड़क रहे हैं ये पूरे देश में। कांग्रेस की सरकार अगर आएगी कर्नाटका में तो यहाँ पे हिंसा होगी, यहाँ पर वायलेंस होगा। मगर ये बताएं कि मणिपुर में किसकी सरकार है, उत्तराखंड में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है? और आज से पहले हरियाणा में या उत्तराखंड में इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। आपको याद कराती हूँ, 2019 में चुनाव थे लोकसभा के, 2018 में एक 7,000 लोगों के छोटे से शहर घनसाली में इसी तरह की घटना हुई सांप्रदायिक। इस बार पुरोला में हुई और अब ये नू में जो हुई है। ये बताइए कि इन्होंने अभी वॉलंटियर बताया इसको मोनू मानेसर को। मोनू मानेसर आता है, वीडियो जारी कर देता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। इंटेलिजेंस और प्रशासनिक फेलियर की बात करेंगे, मगर इंटेलिजेंस से ज्यादा ये प्रशासनिक फेलियर है। आखिरी बात, सत्यपाल मलिक जी ने जो बात कही थी ना कि जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है, और चाहे RSS के अन्य नाम से। सुजाता जी एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर 2024 आप कह रहे हैं कि सामने और इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, शासन तो बहुत सालों से है यहाँ पर बीजेपी का, लेकिन नहीं हुई ऐसी घटना, तो 2024 में अगर हिंसा होती है तो किसको इसका फायदा होगा या कौन इसके पीछे है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। आप तो आज ही फैसला कर दे रही हैं कि किसने कराई है हिंसा। इसीलिए कह रही हूँ जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भाजपा की सरकार है और वहां पे हिंसा हो रही है। डबल डिजास्टर सरकार है, डबल विपत्ति, डबल आपदा, डबल मुसीबत और ये डबल उत्पात वाली सरकार है। लेकिन आप जो कह रही हैं उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो भी जिसका आपने भी जिक्र किया, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे घटना पर जो नू में हुई है और इसके आसपास के इलाके में हुई, उसको लेकर कहा कि पूरे देश में केरोसिन फैला दिया गया है। नू हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया, ये कहना है राहुल गांधी का। सिर्फ मोहब्बत की देश में लगी आग बुझा सकती है, यानी सिर्फ मोहब्बत की दुकान ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है, जिसका लगातार राहुल गांधी दावा करते हैं। और हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता फरहान भी मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोहब्बत वो देश में फैलाएंगे और आग को बुझा सकते हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी देश में केरोसिन फैला रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से बुझा सकते हैं? देखिए, दंगे हर सरकार पे हुए हैं और अगर दंगा किसी भी सरकार पे होता है तो उसमें बेगुनाह इंसानों का कत्ल होता है, एक तरह से इंसानियत का कत्ल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने दंगा किया या हिंसा की है या हिंसा करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अधिकारियों की इसमें संलिप्ति है उनको केवल निलंबन नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सेवा मुक्त करना चाहिए। जैसे कि इस हिंसा में SP वरुण, जिन्होंने इस यात्रा की परमिशन दी और उसके बाद वो खुद ही छुट्टी पर चले गए। अब मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं मैडम, जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग या जो संघ के या बजरंग दल या जो और भी ऐसे संगठन से जुड़े हुए बातें कर रहे हैं कि वो एरिया मिनी पाकिस्तान है, वो एरिया जिहादियों का है, वो एरिया पत्थरबाजों का है, आपको इतना पता है सारी बातें कि वो एरिया मिनी पाकिस्तान है, वो जिहादियों का एरिया है, वो पत्थरबाजों का एरिया है, उसके बाद फिर भी उन मासूमों को
आप ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं अकेले। आपने क्यों नहीं 20 कंपनियों लेकिन सरकार और प्रशासन पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, उस पर तो सभी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई उस पर क्या कहेंगे आप? वो सही है कि अगर शोभा यात्रा निकल रही है, या मोनू मानेसर के बारे में भी अगर मालूम था और उसने भी अगर कोई वीडियो जारी किया था, इस तर्क को भी मान लिया जाए तो क्या पत्थरबाजी होनी चाहिए थी? मैं कह रहा हूं कि हिंसा चाहे जिस व्यक्ति के द्वारा हुई हो, या हिंसा चाहे जो करने वाला व्यक्ति हो, ना हिंसा करने वाले की जात होती है ना धर्म होती है, वो दंगाई कहलाता है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर कोई जात धर्म के आधार पर काम नहीं होना चाहिए। अगर जब आप जात और धर्म के आधार पर काम करेंगे तो आप हमारे साथ एसपी जुड़ गए हैं, नरेंद्र बिजारिया जी, इनको अब जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे इलाके की। नरेंद्र जी, आपको तो इस पूरे इलाके में पहले भी रहने का और इस पूरे इलाके का अनुभव है, आप यहाँ रहे, इसी वजह से वापस आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हालात को संभाला जाए। पहले तो आपसे अभी क्या स्थिति है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां एक बार फिर आगजनी हुई है। नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी नरेंद्र जी, अभी क्या स्थिति है जानना चाहेंगे। एरिया के अंदर अभी जो स्थिति है, कल की जो हुई है घटना, उसके बाद में आज बहुत स्थिति शांतिपूर्ण है और एक्स्ट्रा जो फोर्सेस डिप्लॉय की गई है उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली है और कहीं भी कोई भी छिटपुट घटना भी पूरे मेवात में आज सामने नहीं आई है। नहीं, लेकिन आज शाम में भी अभी कुछ देर पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें आगजनी की कोई एक दो घटना सामने आई है और ऐसा बताया गया कि एक बार फिर कुछ जगहों पर हिंसा भड़की है। तो क्या ऐसी जानकारी आपके पास भी है? क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। नूह जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन जो पत्थरबाजी की घटना हुई, जो आगजनी हुई, उसको लेकर सरकार अभी या प्रशासन अभी फिलहाल सिर्फ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है या कार्रवाई भी शुरू हो गई है लोगों के खिलाफ? नहीं, इसमें जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर रही है। बहुत सारे लोगों को राउंड अप करके उनमें पूछताछ भी करी जा रही है। उनको हम कल कोर्ट के सामने पेश करेंगे और जो जितने भी अरेस्टेड हैं, जिन लोगों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज, वीडियो एविडेंस जो भी आए हैं, उनके बेसिस पे हम सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो शोभा यात्रा निकली उसके पहले कुछ वीडियो सामने आए, उन वीडियो को लेकर कुछ दोनों तरफ के पक्षों की तरफ से वीडियो जारी किए गए, उस पर जो कार्रवाई नहीं हुई या उस पर जो अब सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर ये बार बार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जरूर समय रहते कार्रवाई नहीं की, उन्होंने समय रहते स्थिति को भांपा नहीं। क्या आप इससे सहमत हैं कि स्थिति ऐसी बिगड़ सकती है? इसको पहले से इसका आकलन नहीं किया गया? आज के समय जो हमारी मुख्य प्रायोरिटी है वो ये है कि सिचुएशन को जल्दी से जल्दी पूरी तरह से कंट्रोल में लाना और लोगों में एक सुरक्षा की भावना को रिस्टोर करना है। जो भी फैक्ट फाइंडिंग है ये हमारे पीएचक्यू की तरफ से पूरी इंक्वायरी करी जा रही है, कहाँ हमारी लैप्सेस रहे हैं और आगे हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उसकी हर इंसिडेंट की हमारी इंक्वायरी होती है और वो हमारी इंक्वायरी अभी भी इस इंसिडेंट की भी चल रही है। तो जो भी इसमें लैप्सेस पाए जाएंगे निश्चित रूप से उसमें हम सुधार की तरफ हमारी तरफ से प्रयास रहेंगे। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ था? नहीं, देखिए, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं होता है। इंटेलिजेंस की भी एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि इंटेलिजेंस वाले भी किसी के दिमाग में घुस के उसकी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। वो लोग भी, उनके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी शेयर की गई थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए थे। शोभा यात्रा से पहले पीस कमेटी की बैठक भी करवाई गई थी, लेकिन कुछ अवांछित तत्व एन मौके पे आ गए, उनमें झगड़ा हो गया, उस झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। इसे इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कहा जा सकता है। आज से इससे पहले बहुत बार शोभा यात्रा इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पे बहुत शांतिपूर्वक निकाली गई है, तो इंटेलिजेंस बहुत सक्सेसफुल रही है हरियाणा में। नरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली गई, उसके पहले भी बैठक कराई गई थी, कुछ अवांछित तत्व वहां पर आए, पत्थरबाजी हुई, झड़प हुई और स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन सरकार के बड़े मंत्री, बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, यानी पहले से तैयारी थी और साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से किया गया। अगर ऐसा था तो फिर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी थी? जी, इसमें जो पुलिस प्रशासन की तरफ से रूटीन तौर पे हर साल ये शोभा यात्रा हो रही है, उसमें जो भी हमारे पास में इनपुट शेयर हुए थे, जो जिला प्रशासन ने उसके आधार पे पीस कमेटी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और बहुत बड़े रूट पे शोभा यात्रा निकलती है, तो हर रूट के महत्वपूर्ण बिंदु पे पुलिस की तैनाती कर दी गई थी और शोभा यात्रा का बहुत मुख्य भाग आगे निकल भी चुका था। कुछ पिछले साइड में जो लोग बचे हुए थे वहाँ पे लास्ट के टाइम पे ये जो
जो आधा शोभा यात्रा का भाग था वहाँ पे प्रिय घटना हुई है और फिर ये बड़ा रूप ले लिया गया। तो नरेंद्र जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये, क्योंकि आप भी पूरी थी, आप इस इलाके में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, आप इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस वजह से आपको फिर ये जिम्मेदारी दी गई है। इस इलाके और यहाँ के लोगों के बारे में तमाम तरह के सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि वहाँ पर असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पर अपराध बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इस वजह से इस तरह की घटना ने इतना बड़ा रूप लिया है। क्या यही आपका भी आकलन है? नहीं, ऐसा मेरा कोई आकलन नहीं है। मेवात बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया रहा हुआ है और बहुत ही अच्छे लोग मेवात में बसते आए हैं, बहुत टैलेंटेड लोग भी रहते हैं। कुछ क्रिमिनल्स के बेसिस पे किसी एरिया को लेबल कर देना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। क्रिमिनल्स की संख्या तादाद बहुत ही कम है और मेहनतकश लोग भी हैं, अपने मेहनत के बेसिस पे बहुत अच्छा चलते हैं। पढ़े लिखे विद्वान लोग भी यहाँ से बहुत हुए हैं और बहुत ही समझदार लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाला एरिया है। कुछ लोगों ने इसको ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है, बाकी एरिया बहुत ही शांतिपूर्ण पीसफुल एरिया है। जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। लेकिन जो बात नरेंद्र जी कह रहे थे कि ये इलाका और इसका इतिहास जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, आप भी बहुत सुन रहे हैं कि मेवात का ये इलाका किस तरह का इलाका है। आइए आपको मेवात और मेवाती का इतिहास बताते हैं कि दरअसल ये इलाका और इसका इतिहास क्या बताता है हमें। देखिए, ये जो हम आपको ग्राफिक दिखा रहे हैं इसके ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल इसका इतिहास कितना पुराना है। तो देखिए, मेवात रीजन में 1260 में बलबन यहाँ पर आए और बलबन ने यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़े और बलबन इसे सांस्कृतिक रूप से मेवात कहा जाता है। मध्य युग के सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासन था, सुल्तान बलबन था। तब दिल्ली और आसपास के इलाके में घना जंगल था। मेवात रीजन के लोगों की पहचान लुटेरों के रूप में की जाती थी। इसके बाद 1260 में बलबन ने इनके खात्मे का प्रण किया। मेवात रीजन के लोगों की लुटेरों के रूप में पहचान की और उन्हें दंड देने के लिए 3 बार मेवात पर शाही आक्रमण किया। जिन्हें लुटेरा कहा गया वो मेवाती तब हिंदू थे। बलबन के अभियान का विवरण मिनहाज उद्दीन जुजानी द्वारा लिखित तबकात-ए नासिरी में दिया जाता है, जिसके अनुसार मेवात पर 2 बार छापा मारा गया। कैंपेन में एक मेवाती का सिर लाने पर 1 चांदी का सिक्का और 1 मेवाती को जिंदा पकड़ने पर 2 चांदी के सिक्के इनाम के रूप में घोषित किए गए थे। 1260 के अभियान के बाद एक बार फिर 1265 में मेवात पर बलबन ने अटैक किया। तब हजारों मेवातियों को मार दिया गया। साथ ही विद्रोहियों के 250 प्रमुखों को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया गया। इसके बाद आपको बताएं कि कैसे फिरोज शाह तुगलक यहां पर आया मेवात में हिंदुओं से। उसके बाद मुस्लिम धर्मांतरण शुरू हुआ तब, जबकि फिरोज शाह तुगलक यहां पर आया। 1526 में बाबर जब था तब राजनीतिक पहचान मिटाई मेवात को 3 हिस्सों में उसके बाद बांट दिया गया, यानी मेवात की राजनीतिक पहचान बटा दी गई और 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पानीपत का जब युद्ध हुआ तब बाबर के खिलाफ यहाँ के लोग थे। इब्राहिम लोदी के साथ हसन खान मेवाती थे और बाबर के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। खानवा युद्ध जब हुआ तब भी बाबर के खिलाफ थे। यहाँ पर राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती थे और यानी मेवाती तब बाबर के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। औरंगजेब के खिलाफ भी इकराम खान मेवाती ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, यानी ये वो तमाम इलाका है जो औरंगजेब बाबर इन सब के खिलाफ लड़ रहे थे। 1878 में अलवर गैजेट में ये विवरण मिलता है, यानी अंग्रेज़ों के दौरान जो गैजेट छापे गए उसमें विवरण मिलता है कि यहाँ पर मेवात में मुसलमान तो हैं लेकिन उनके देवता हिंदू हैं, यानी वो पूरी तरह से मुसलमान भी नहीं थे, नाम के मुसलमान थे लेकिन देवी देवताओं को मानते थे, उनके देवता हिंदू थे। लेकिन फिर 1926 में यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ। मोहम्मद इलियास अल कंधालवी ने यहाँ पर बदलाव किया, रिफॉर्म लाने की कोशिश की और पूरी तरह से फिर मुसलमान बनाया गया इनको और हिंदू देवी देवता उसके बाद खत्म हो गए। 1947 में जब विभाजन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुई तब ये भरतपुर से अलवर आए, गुड़गांव आए और फिर कुछ इनमें से पाकिस्तान भी चले गए, यानी पाकिस्तान की तरफ भी इनका जाना हुआ। तो ये है इतिहास, यानी हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि दरअसल मेवात के वो लोग जिनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं वो उनका इतिहास क्या है। हमारे साथ प्रशांत कुमार जुड़ गए हैं, प्रशांत पवार जुड़ गए हैं, डीसी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत पवार जी, अभी क्या स्थिति है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे मेवात और आसपास के इलाके की। जी, स्थिति कंट्रोल में है। अभी 20 कंपनियां पैरामिलिट्री की जो हैं यहाँ तैनात हैं, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस की भी 20 कंपनियां यहाँ तैनात हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है कल रात के बाद हुआ नहीं है।
क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि कुछ छिटपुट घटनाएं अभी भी हुई हैं। क्या इस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास भी हैं? ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी? नहीं, डिस्ट्रिक्ट नू में कोई रिपोर्ट्स नहीं है जी। डिस्ट्रिक्ट नू में कंप्लीट पीस है जी। क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि रिएक्शनरी एक्शन भी हो रहा है, यानी नू का असर गुड़गांव में या और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। गुड़गांव में खास तौर पर हुआ है, तो क्या आसपास के और इलाकों तक भी एहतियात बरती जा रही है और क्या एहतियात बरती जा रही है? बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ एहतियात बरते जा रहे हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं सब जगह तैनात हैं। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन कितने लेवल्स पे काम कर रहा है? कहां कहां पर किस तरह की तैनाती की गई है और किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सब पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स हैं, सबको ब्रीफ कर दिया गया है। सब जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के हमारे जो यूनिट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और उस पर पल पल की जो है ख़बर उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। लेकिन आसपास के कितने और इलाके जो हैं वो सेंसिटिव हैं आपके मुताबिक आज के दिन? डिस्ट्रिक्ट नू में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, वहाँ पे भी कोई अगर कल इंसिडेंट्स हुए होंगे, आज वहाँ पे भी कोई इंसिडेंट्स इस टाइप के रिपोर्टेड नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस की कंपनीज तैनात हैं एंड एवरीबडी इज ऑन द जॉब। जी हाँ, और समाज में जिस तरह के एक दूसरे के खिलाफ क्योंकि अलग अलग रिएक्शनरी एक्शंस भी हो रहे हैं, तो समाज में सौहार्द बना रहे, उसके लिए भी कुछ पहल की गई है? जी, हमने इसमें 2 राउंड ऑफ पीस कमेटीज़ की हैं, जिसमें कि दोनों समाज के मोअज़्ज़िज़ जो हैं व्यक्ति, उनको बुलाया गया है। सभी से जो है शांति की अपील करवाई गई है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। लेकिन नू की हिंसा अफसोसनाक है, ये नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई, और सबसे अफसोसनाक तो ये है कि इस पर हमेशा की तरह राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, ये जो यात्रा निकली है ये हर साल निकलती है, शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, और जितनी फोर्स इसके साथ होनी चाहिए, जितनी पिछले सालों में होती थी, उतनी फोर्स आज भी थी। लेकिन ये एकदम जो इतनी बड़ा बवाल हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ये अचानक घटित हुआ मामला नहीं है। इसको किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया है। इतने पॉइंट्स पर, इतने नाकों पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। ये कहीं ना कहीं कौन लोग हैं? उसमें कोशिश की जा रही है एक तरफा किसी एक समुदाय के ऊपर उसको डाल देने की। तो ये चीजें एकदम से नहीं होती हैं। और वो बोल रहे हैं पत्थर कौन ला के रखा होगा, बिल्डिंगों पे पत्थर कौन ला के रखा होगा, और 25 किलोमीटर तक ये मामला फैल गया और प्रशासन को पता नहीं चला। एक थाने वाले को नहीं पता चला, कम से कम 5 थाने आ गए होंगे इसके बीच में, और किसी को इसके बारे में कोई भनक नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हुई किसी किस्म के रोक रुकावट की। ये जो नफरत की हवाएं फैलाई जा रही है RSS की तरफ से, VHP की तरफ से, तो अल्टीमेटली मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हरियाणा का नू जिला अक्सर गलत वजहों से सुर्खियों में रहता है। आपको बताते हैं कि दरअसल नू को लेकर क्या जानकारी बार बार सामने आती है। 2016 से पहले नू जिले को मेवात के नाम से जाना जाता था। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 11 लाख है। इसमें 75% मुसलमान हैं। यहाँ की साक्षरता सिर्फ 56% है। यह हरियाणा का सबसे अशिक्षित जिला है। अब आपको यह भी बताते हैं कि मेवात इलाका बदनाम क्यों है। यहाँ करीब 100 क्रिमिनल गैंग सक्रिय हैं। पहले ये इलाका मवेशी और गाड़ी चोरी के लिए बदनाम था, अब ट्रकों की लूट और किडनैपिंग के लिए बदनाम है। इसकी पहचान गो तस्करों के इलाके के तौर पर भी रही है। यहाँ बीते 2 महीने में अगर आप अपराध का ग्राफ देखें तो 600 घोषित अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। अब आपको मेवात पर लगे टेरर कनेक्शन के आरोपों की कहानी भी दिखा देते हैं। 2014 में यहां से लश्कर-ए-तैयबा आतंकी अब्दुल सुबहान को गिरफ्तार किया गया था। 2014 में यह गिरफ्तारी हुई थी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी अब्दुल सुबहान की। 17 अक्टूबर 2015 को मेहरौली गुरुग्राम रोड से बड़े कारोबारी का बेटा किडनैप हुआ था।
7 नवंबर 2015 को NH8 पर डकैती करने वाले गैंग के 5 बदमाश यहां से गिरफ्तार हुए। 8 दिसंबर 2015 को NCR के खूंखार कौद गैंग का सरगना अहमद कौद अपने 4 गुर्गों के साथ यहां से गिरफ्तार हुआ। 2 जनवरी 2016 को हाईवे पर डकैती करने वाले खूंखार गैंग का पर्दाफाश हुआ। 19 जनवरी 2016 को यहां से अल-कायदा से जुड़ा 32 साल का आतंकी गिरफ्तार हुआ। रमन मलिक जी, बार बार ये सवाल पैदा हो रहा है, रमन मलिक जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी बात करेंगे। रमन मलिक जी, ये बार बार पूछा जा रहा है कि और कहा जा रहा है, सरकार के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, यानी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अगर सुनियोजित तरीके से किया गया तो फिर सरकार का और प्रशासन का प्लान क्या था? देखिए, सरकार और प्रशासन का क्या प्लान था क्या नहीं था वो एक विषय है, लेकिन क्या जैसे दिल्ली में छत पे पत्थर पहुंच जाते हैं, क्या वैसे ही यहाँ हवा में उड़ के पत्थर पहुंच गए? क्या यहाँ पे अपने आप सारे रूट्स के ऊपर छतों पे मॉब्स इकट्ठे हो गए? क्या असले पहाड़ के ऊपर से मारने वाले लोग आ गए? आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर माइनिंग का भी एक केस हुआ था, जो आप रिपोर्ट बता रही हैं। उस रिपोर्ट में आपको याद होगा कि माइनिंग का एक केस हुआ था और उस माइनिंग केस में पुलिस वालों के ऊपर भी गोली चली थी। यहाँ पे अगर हम यहाँ से अभी 15 साल पहले की बात करें तो 15 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि मेवात में पुलिस थे और उनको तो उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी और तब ये बोला जाता था ज्यादा बोलोगे तो मेवात ट्रांसफर कर देंगे। ये रमन जी, हालात थे वहाँ। रमन जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरा तो पहला सवाल ये है कि अगर ये जिसकी बात आप भी कर रहे हैं कि इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए, इतने लोग पत्थर मारने वाले कहाँ से आ गए, और इतने पत्थर अगर इकट्ठा कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, सोशल मीडिया पर खुलेआम ये कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो हम ये कर देंगे, तो फिर एक्शन क्या लिया गया? क्यों ऐसी हिंसा होने दी गई? देखिए, आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये समय इस टाइम एक इंसिडेंट हुआ है, उसको क्या उसके ऊपर फर्स्ट एड क्या करनी है, कंट्रोल कैसे करना है, वो हम कर रहे हैं। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, चाहे वो अफसर हैं और चाहे वो अभियुक्त हैं, उन सबको पकड़ा जाएगा। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, उसमें कोई फर्क नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली और लॉ को अबाइड नहीं करा गया, जिसने भी करा है, अफवाह फैलाई है, उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि ये जो हरियाणा की असेंबली में खड़े होकर मामन खान, कांग्रेस के जो एक प्रतिष्ठित एमएलए हैं, वो एमएलए बोलते हैं कि अगर फला व्यक्ति आएगा तो हम दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं, हम उखाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप असेंबली में ये साहब बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। और दूसरे किसी और मतलब एमएलए को कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। लोकल रिपोर्ट्स, लोकल जानकारी, लोकल लोगों का कहना यह है कि विधायकों ने इन उपद्रवियों की मदद करी, उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद करी, लेकिन कहीं भी उन्होंने दूसरी कम्युनिटी की हेल्प नहीं करी। क्योंकि इस पर जवाब ले लेते हैं सुजाता जी से, इस पर जवाब ले लेते हैं सुजाता जी से। सुजाता जी, रमन मलिक जी तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मदद भी की गई, मदद पहुंचाई भी गई, खुलेआम विधायक कह रहे हैं कि क्या करेंगे, तो फिर इसके लिए एक ही पक्ष कैसे जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये अधिकृत प्रवक्ता है भाजपा के? क्योंकि आज तो भाजपा का एक भी प्रवक्ता कहीं नहीं आ रहा। ये जो माहौल ये बना रहे हैं, ये उसका नतीजा है। अगर किसी ने देखिए, इनको ये बीच में ना, सुमेरा जी ये बीच में ना बोलो। आप व्यक्तिगत टिप्पणी भी मत करिए ना, आप व्यक्तिगत टिप्पणी भी मत करिए। सुजाता जी जवाब दीजिए। जी, आप कौन है? आपकी हैसियत क्या है? ठीक है रमन जी, ठीक है, सुजाता जी बात रखें अपनी, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगी तो वो जवाब भी देंगे। सुजाता जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है। भाजपा के नेता हो सकते, अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, तो इस बात को मत आप छुपाने की कोशिश करिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि कभी पहले अभी एक और बैठे हुए थे जो बता रहे थे कि ये वॉलंटियर्स है, ये तुष्टीकरण हो रहा है। तो भैया, ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है।
मगर आप देखिए कि गृह मंत्री आके कहते हैं कि इसमें कौन सा मास्टरमाइंड है उनको पता नहीं, पुलिस आके कहती है कि नहीं इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, और फिर 5 लोग, और ये किसी परिवार के लोग होंगे जिनकी मौतें हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में मैं कहूंगी, रामनवमी के समय में कैसी हिंसा भड़कने लगती है, और आरपीएफ का एक कांस्टेबल चेतन सिंह किस तरह से। सुजाता जी आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, लेकिन सुजाता जी जो आप सवाल उठा रही हैं उस पर कई सवाल बनते हैं। फरहान इस पर कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से, AIMM के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। फरहान, लेकिन बड़ा सवाल तो इस बात पर भी है ना कि अगर कोई धमकी देगा, कहेगा मैं यहाँ पर आऊंगा, तो फिर क्या इस तरह की आगजनी कर दी जाएगी, पथराव किया जाएगा, सुनियोजित तरीके से पत्थर इकट्ठे कर आग लगाई जाएगी? उसकी निंदा कौन करेगा? और सिर्फ निंदा करने से क्या काम चल जाएगा? उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहना चाहिए। देखिए सुमेरा जी, मैं TV9 के माध्यम से हरियाणा सरकार से और क्या नाम है जो यहाँ पर बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मोनू मानेसर गिरफ्तार होगा या अभी भी उसको इस तरह की षड्यंत्र रचने की पूरी खुली छूट दी जाएगी ताकि फिर से हरियाणा जैसे राज्य में या अन्य राज्यों में इस तरह की बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जा सके। एक मिनट सर, अभी उंगली मत दिखाइए, पहले बात सुन लीजिए पूरी। इस तरह की घटना को अंजाम दे सके, अगर वक्त रहते 6 महीने बीत गए, तमाम टीवी चैनलों ने ना सिर्फ जुनैद के हत्यारे के रूप में जिसने हत्या की है और चैनल चीख कर चिल्लाया, उसके बाद भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या अब भी हरियाणा सरकार उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा? लेकिन फरहान, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ले लेंगे रमन मलिक से। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम बड़ी तस्वीर क्यों नहीं देखते? ये नफरत की राजनीति देश भर में जो स्थिति पैदा हो रही है, ये जो धार्मिक राजनीति है, जो नफरत की राजनीति एक दूसरे के प्रति की जा रही है, क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए मैडम, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की पूरी खुली छूट दे देंगे, उस दिन आपको एक छोटा सा भी दंगा, छोड़ दीजिए एक छोटी सी घटना नहीं होने दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों के हाथ बंधे रहेंगे, अधिकारी लेकिन धार्मिक राजनीति पर कुछ नहीं कहेंगे, होती रहेंगी मैडम। बरेली में देखिए घटना, बरेली में जिस व्यक्ति ने घटना रोकी उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। ठीक, रमन मलिक जी जवाब दीजिए। रमन मलिक जी, बार बार सवाल घूम फिर कर इसी बात पर आता है कि मोनू मानेसर ने अगर वीडियो जारी किया और वो प्रवोक कर रहा है, तो सिर्फ जो प्रवोक हो गए उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो प्रवोक कर रहा है उसके बारे में भी तो बात करिए, दोनों पक्षों के बारे में बात करिए कि दोनों तरफ से ये हुआ। एक मिनट, सबसे पहली बात, द केस जो मोनू मानेसर और ये जो बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब, वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की पुलिस ने केस दायर करा, उनको अभियुक्त की जरूरत है। दूसरी चीज, मोनू मानेसर हो सर, माफ कीजिएगा हमारे पास जो चर्चा का समय है वो खत्म हो रहा है, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। बड़ा सवाल दरअसल यही है कि ये जो हिंसा की घटनाएं हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, और देश भर में इस तरह की नफरत अगर फैलाई जा रही है तो कौन फैला रहा है और उसके पीछे क्या उद्देश्य है।